गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले बताया था आपको, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज लेक्चर 2 है, जिसमें हम जो लेक्चर 1 में करवाया था वो भी रिपीट करेंगे और इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर लेंगे आज। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है लिविंग के अंदर, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, सेल का बायोमास बढ़ गया, ठीक है। और ग्रोथ क्या होती है, इरिवर्सिबल चेंज होती है। एक्सटर्नल जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग के अंदर पाया जाता है। इनलार्जमेंट ऑफ स्टोन, स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ फूड, जैसे इम्बाइबेशन से बताया था मैंने, वो भी ग्रोथ में काउंट होती है, पर उसको एक्सटेंसिव ग्रोथ मानते हैं, वो नॉन लिविंग का है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा हमने बताया था कि जो एम्ब्रियो होता है सीड्स के अंदर, उसका वो पार्ट जो शूट बनाता है उसको हम पल्म्यूल कहते हैं, एम्ब्रियोनिक शूट भी कह देते हैं इसको। और जो एम्ब्रियो का वो पार्ट जो रूट बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। टिप ऑफ द शूट सिलोप्टाइल, किलोप्टाइल जो भी है। और नेक्स्ट आता है सिलोराइजा, क्या हो गया, टिप ऑफ द रेडिकल। अब जो अबो ग्राउंड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इपिकोटाइल, बिलो ग्राउंड का नाम होता है हाइपोकोटाइल। नेक्स्ट हमने बताया था ये साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेली के दोनों मिला क्या बोलते हैं हमें, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दूसरा हमने बताया था प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तीसरा हमने डिस्कस किया था भाई प्लांट की ग्रोथ मापने के लिए सिंपल स्केल यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप फिट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत भी ग्रोथ देखने के लिए एक मीटर होता है उसको ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। ये डबल पुल्ली वाला होता है, ठीक है ना, इसको पेफर ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट बताया था हमने, ये इकोलॉजी में भी आता है, यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ले लो, ठीक है, और इधर से टाइम। तो जो ये जे शेप्ड कर्व होती है ना, इसमें दो ही फेज होती हैं, लेग फेज और लॉग फेज। लेग में एडजस्टमेंट करता है, अडेप्टेशन करता है कोई भी बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में। फिर क्या करता है, जब वो पूरा वेल एडजस्ट हो जाता है तो पॉपुलेशन बढ़ाता है। जब पॉपुलेशन बढ़ाता है तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि कल्चर मीडिया तो फिक्स है, वो खाना खत्म हो जाएगा और सारे सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इसलिए दो ही फेज होते, दो ही पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, दो स्टेप्स होते हैं। एक तो हो गया लेग फेज, दूसरा हो गया लॉग। लॉग का नाम एक्सपोनेंशियल, इसमें मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। इसका जो इक्वेशन है dn by dt मीन चेंज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू rn, इज इक्वल टू rn। इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज है ये, और ये बर्थ रेट हो गया, यानी कि क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी एन, और इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर हो गया। के होता है कैरिंग कैपेसिटी। जो दूसरी सिग्मोइड कर्व होती है ना, ये ह्यूमन की है, इसमें सबसे पहले लेग फेज, फिर लॉग फेज और लेग फेज के बीच में थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होता है, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज कहते हैं। यानी लेग फेज बिल्कुल स्टार्टिंग वाली, जिसमें अपने आप को एडजस्ट करता है वो, उसका नाम क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। फिर लॉग फेज यानी एक्सपोनेंशियल फेज, बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है इसमें। फिर खाना जब कम होने लग जाए तो थोड़ा सा रिप्रोडक्शन रेट घट जाता है, स्लो हो जाता है इसकी कंपैरिजन में, उसका नाम होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। इस पॉइंट का नाम होता है एफ्लेक्शन पॉइंट, जहां पे पॉपुलेशन स्लाइटली जिस रेट से बढ़ रही है ना वो घटनी, मतलब कम रेट से बढ़ने लग जाए, एफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। फिर स्टेशनरी फेज कांस्टेंट हो जाती है। इसकी इक्वेशन क्योंकि लंबी है तो याद कर लो, dn by dt इक्वल टू rn। ये एरिया और जुड़ गया उसके अंदर, k माइनस एन बाई के। के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, एन का मतलब वही पॉपुलेशन डेंसिटी एट टेम्परेचर या टाइम टी, और आर का मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये इक्वेशन याद रख लेना कि जे शेप्ड कर्व को एक्सपोनेंशियल कर्व भी कहते हैं, और सिग्मोइड कर्व को ह्यूमन पॉपुलेशन वाली कर्व भी बोलते हैं। इसमें 5 स्टेप होते हैं, इसकी इक्वेशन भी बड़ी होती है, ये याद करनी है आपने, क्योंकि सेम इक्वेशन आपकी इकोलॉजी 12th क्लास में भी आती है। अब आते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन बताया था मैंने। एनिमल के अंदर बात करें तो एक्टो मीजो एंडोड्रम से ऑर्गन बनना डिफरेंशिएशन। जब उनमें चोट लग जाए, कट हो जाए वो,
तो वो सेल दोबारा डिवाइड नहीं कर सकती, तो उनको डिवाइड करने के लिए डीग्रोथ करवानी पड़ती है उनकी, यानी उनकी डीग्रोथ हो जाती है। और डीग्रोथ होने के बाद जिसको बोलते हैं हम, वो डीग्रोथ होने के बाद वो सेल डी डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब, और फिर वो दोबारा डिवाइड कर सकती है। डीग्रोथ होने के बाद जो सेल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर डिविजिबल सेल। यानी एक्टो एंडो मीजोड्रम से ऑर्गन बनना डिफरेंशिएशन, उससे डीग्रोथ होना वापस डी डिफरेंशिएशन, फिर वो सेल डिवाइड करके बहुत सारी सेल बनाती है, उससे दोबारा पार्टिकुलर ऑर्गन बन जाना रीडिफरेंशिएशन। इसी तरह प्लांट की टहनी टूट जाए तो वहां की जो सेल थी परमानेंट बन चुकी थी, वो अगेन क्या बन जाती है? मेरिस्टेमेटिक। फिर क्या करती हैं वो? डिवीजन करती हैं। जब बहुत सारी सेल बन जाती हैं तो वो स्ट्रक्चर दोबारा बन जाता है, उसका नाम होता है रीडिफरेंशिएशन। अब एक ये पूछा जाता है, जैसे ऑक्सिन एसिडिक हार्मोन होता है, साइटोकिनिन भी, साइटोकिनिन बेसिक होता है, जो गिबरलिन होता है वो वीक एसिडिक, इथाइलिन गैस होती है, एब्सिसिक एसिड भी जो होता है माइल्ड एसिडिक होता है। तो इसमें बेसिक सिर्फ कौन सा मिला है आपको? साइटोकाइनिन मिला है। तो ये भी एक नीट में बार बार पूछा जाता है कई बार कि नेचर कैसा होता है इसका। अब हम बात करते हैं फिनोलॉजी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स अपीयरेंस ऑफ द प्लांट इन डिफरेंट सीजन। भाई एक पौधा बरसात में ज्यादा पत्ते आते हैं, सर्दियों में फूल आते हैं, गर्मियों में मुरझा जाता है, तो ऐसी इस तरह का जो उसका बिहेवियर होता है ना, उसकी स्टडी का नाम क्या होता है? फिनोलॉजी। अब मैंने बताया था प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन की मेनली दो कैटेगरी होती है, फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, प्लांट रेगुलेटर भी बोलते हैं इनको। एक तो होता है जो ग्रोथ को प्रमोट करे, एक होता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करे। तो जो प्रमोटर होते हैं ना, वो बेसिकली ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, चार माने गए हैं। और जो इनहिबिटर है, इन चारों का जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है, वो एब्सिसिक एसिड है। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले हम ऑक्सिन की बात यदि हम करें, या उससे पहले जैसे एब्सिसिक एसिड है, तो एब्सिसिक एसिड दो ही काम करता है भाई। एक तो एब्सिशन करता है, एब्सिशन होता है प्रीमेच्योर फॉलन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। पत्ते को और फ्रूट को मेच्योर होने से पहले ही पौधे से गिरा देना, डिटैच कर देना, अलग हो जाना, एब्सिशन कहलाता है। और जो ये केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है ना इसके लिए, उसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। एक होता है डोरमेंसी। भाई आपने 50 बीज ले लिए चने के, है ना, छोले बोलते हैं, चने बोलते हैं, उसको उगा दिया, और उसका 40 हो गए, 10 नहीं उगे। जो 10 नहीं उगे ना, अब देखो यहां पे भी दो कंडीशन है बेटा, ध्यान से सुनो। इनेबिलिटी टू जर्मिनेट द सीड व्हेन नो फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट इज कॉल्ड क्यूसेंस। क्या बोलेंगे इसको हमें? क्यूसेंस। यानी आप पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास बुक्स ही नहीं है, माहौल ही नहीं है पढ़ने का। वो स्टेज होती है क्यूसेंस, इनेबिलिटी टू जर्मिनेट द सीड व्हेन नो फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट। मान लीजिए बीज को मैं यहां रख दूं, क्या उग जाएगा? मेज पे रख देंगे तो नहीं उगेगा ना, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है। फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या चाहिए? मॉइस्चर भी चाहिए, एक पार्टिकुलर स्ट्रेटिफिकेशन, एक जमीन के नीचे भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं आप बीज को कुएं में डाल दो और कुएं को मिट्टी से भर दो, उग जाएगा क्या? वो नहीं उगेगा। यानी एक या 2-3 सेंटीमीटर तक होना चाहिए बीज, और लैंड फर्टाइल होनी चाहिए, तो वो बीज उगेगा। यदि ये कंडीशन नहीं है तो इसका नाम होता है क्यूसेंस स्टेज। दूसरा होता है सीड डोरमेंसी। मान लीजिए आपके पास भी बुक्स भी हैं, मेज कुर्सी भी लगा रखी, घर वालों ने पंखा भी लगा दिया कमरे में, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, यानी इनेबिलिटी टू जर्मिनेट द सीड इवन व्हेन फेवरेबल कंडीशन आल्सो प्रेजेंट इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। क्या बोलेंगे इसको हमें? कोई भी सीड डोरमेंट कब होगा? या तो सीड के ऊपर जो हार्ड कोट जो कवरिंग होती है ना टेस्टा टेगमेंट की, वो इतनी हार्ड है कि उसके अंदर पानी नहीं जा पाता, या उसके अंदर जो छेद होता है ना, चने के अंदर छोटा सा छेद होता है, उसको हाइलम कहते हैं, उस हाइलम के अंदर एब्सिसिक एसिड या कुछ ऐसा केमिकल भरा हुआ है जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता। पानी अंदर नहीं जाएगा तो वो बीज जो होते हैं इम्बाइब नहीं कर पाएंगे, फिर ओस्मोसिस नहीं होता उनमें, और वो बीज जर्मिनेट नहीं कर पाते। अब उसका क्या तरीका है? बीज लो, शाम को पानी में डुबो के रख दो उनको, सुबह उगाओ तो मोस्टली टूट जाते हैं। फिर भी जो बचेगा उसका सीड कोट हटा दो, स्कारिफिकेशन बोलते हैं उसको, सीड कोट को सुई से हटा देना, स्कारिफिकेशन। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पहले सीड के लेके थैले में हल्का हल्का उसको दीवार पे मार देते हैं या कहीं पे कोई चोट मार देते हैं, उससे क्या होता है
कि जो सीड कोट होता है ना, आपस में जब टकराते हैं सीड कोट, तो उनके अंदर दरार आ जाती है और उनमें पानी घुस जाता है। इंपैक्टेशन बोलते हैं। इंपैक्टेशन का मतलब जोर जोर से हिलाना। तीसरा होता है स्ट्रेटिफिकेशन, एक पार्टिकुलर हाइट के नीचे दबाओ बीज को। ठीक है, क्यों नहीं, फिर भी नहीं उग पा रहा, हो सकता है उसका एम्ब्रियो इमेच्योर हो सकता है उसके ऊपर एब्सिसिक एसिड बना हुआ हो। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये सीड डोरमेंसी को हटाती हैं, यानी सीड कोट को हटा दो, जिसको स्कारिफिकेशन कहते हैं। इंपैक्टेशन, जोर जोर से हिला देना, विग्रस कंटिन्यूअसली शेकिंग करो उसको, ताकि सीड कोट आपस में टकराएं और वो टूट जाए, पानी अंदर जा सके। ठीक है, वॉशिंग करने से क्या होता है, एब्सिसिक एसिड वॉश हो जाता है, फिर वो उग जाते हैं। यानी जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो ना, तब बीज ना उगे, उसको तो क्यूसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्यूसेंस। और फेवरेबल कंडीशन भी प्रेजेंट हो, फिर भी बीज नहीं उग पा रहा हो, उसका नाम क्या होता है, डोरमेंसी। क्या बोलेंगे, एक होता है कई बीज उगते नहीं है, ठीक है ना, उनको क्या, या कई फ्लावर देखोगे ना तो वो सर्दियों में फूल आते हैं उनके, उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। लो टेम्परेचर यानी बीज को लो, पानी में भिगो और फ्रीजर में रख दो। जब कम टेम्परेचर देंगे तो वो अगले दिन जब उगाएंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। इसको वर्नलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, या फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखें तो यदि हम लो टेम्परेचर कर देते हैं, एक बॉक्स होता है बहुत बड़ा, इस रूम से आधे साइज का, ठीक है ना, वो साइंटिस्ट यूज करते हैं लिमिटेड कंडीशन देने के लिए, यानी कौन सी लाइट देनी है, कितने समय तक देनी है, कितनी मॉइस्चर स्प्रे करनी है, कितनी गैसेस होनी चाहिए उसके अंदर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था फाइटोट्रोन। फाइटोट्रोन में पौधे रखते हैं, और जो पौधे रखेंगे, जो पौधे रखेंगे हम उसमें, ठीक है ना, उनके अंदर हम क्या कर देते हैं, लिमिटेड कंडीशन, जैसे लाइट का इफेक्ट देखना हमारे को। तो जब हमने लो टेम्परेचर किया तो हमने देखा उसके अंदर फूल आने शुरू हो गए। हमने उसको बायोटोट्रोन से बाहर लेके बाहर रख दिया, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, वहां 2-4 दिन के बाद फूल आने फिर बंद हो गए। फिर साइंटिस्टों ने देखा भी कुछ ना कुछ तो ऐसा केमिकल बनता होगा कि लो टेम्परेचर पे वो पार्टिकुलर सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, और लीफ के उस पार्टिकुलर एरिया से एक केमिकल निकलता होगा। ये हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है, इसको वर्नलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्नलीन। अब जो वर्नलीन होता है वो पूरे प्लांट में फैल जाता है और फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। जब हमने लो टेम्परेचर से, फाइटोट्रोन से लो टेम्परेचर जहां पे था उससे निकालकर गमले को हमने बाहर रख दिया, तो उस पौधे के अंदर कौन सा केमिकल बना होगा, अब डीवर्नलिन। कौन सा बना होगा, उन्होंने डीवर्नलाइजेशन कर दिया, यानी लो टेम्परेचर पर जो फ्लावरिंग आ रही थी वो फ्लावर आने बंद हो गए। तो ये हार्मोन अभी तक साइंटिस्टों ने फाइंड आउट नहीं करे हैं, रिसर्च नहीं, जैसे ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये तो हम बोतल में मिलते हैं, हमारे को स्टडी के लिए मिलते हैं, साइंटिस्ट को अवेलेबल है, ये केमिकल प्रेजेंट है ये। पर वर्नलिन और डीवर्नलिन हार्मोन आज तक सोचे गए हैं कि ऐसे कुछ बनता होगा केमिकल, अभी तक साइंटिस्टों ने उसको आइसोलेट नहीं किया है। यानी हाइपोथेटिकल हार्मोन नहीं है कि भाई जब हमने फ्रीजर में रखा उनको या लो टेम्परेचर पर रखा तो फूल क्यों आए, क्योंकि लीफ के ऊपर एक स्पेशल तरह का कोई सेंसिटिव प्रोटीन होगा जिसमें से केमिकल बनता होगा, जिस सेल्स में से केमिकल बनता होगा, कोई प्रोटीन बनता होगा, वर्नलिन बोलते हैं उसको। वो वर्नलिन पूरे प्लांट में ट्रांसफर हो गया और फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। जब हमने वापस उसको हाई टेम्परेचर पर रखा तो वो वर्नलिन बनना बंद हो गया, क्या बन गया, डीवर्नलिन। फिर पूरे प्लांट को पता लग गया कि आप फूल नहीं बनाने। पर अभी तक ये हार्मोन सेपरेट नहीं किए गए हैं। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आप स्प्रे कर दोगे, जब मन चाहे प्लांट से मन चाहे सीजन में आप फ्लावरिंग ले सकते हो। इसके ऊपर रिसर्च जारी है, आप बड़े होकर कर सकते हैं, ठीक है, जब तक नहीं हुई तो। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ऑक्सिन, ये वीकली एसिडिक हार्मोन होता है, अनसैचुरेटेड रिंग होती है। अनसैचुरेटेड रिंग होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा प्रेजेंट हो। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन था 1880 के अंदर, उन्होंने क्या किया, एक कैनरी ग्रास, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये रहा कैनरी ग्रास, इसका नाम होता है फेलेरिस कैनरियसिस। इस पौधे के ऊपर स्टडी किया, उन्होंने देखा भी टिप रीजन को यदि हम काट देता हूं तो वो लाइट की तरफ नहीं मुड़ पाती,
यदि टिप रीजन प्रेजेंट है तो वो जब एक साइड से लाइट आ रही है तो पौधा लाइट की तरफ घूम जाता है। ऐसी मूवमेंट जो डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करे, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करे, उसको ट्रोफिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अब छुई मुई पौधे को हाथ लगा दो, पूरा पौधा सिकुड़ जाता है एकदम से, वो नेस्टिक मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है वो? नेस्टिक। नेस्टिक जो मूवमेंट होती है ना बेटा, वो नॉन डायरेक्शनल होती है, वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब पूरे बंद कमरे में गमला लगा दिया, एक साइड से लाइट आ रही है तो पौधा लाइट की तरफ जाना शुरू कर गया, उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। लाइट से दूर जाए, नेगेटिव फोटोट्रोपिक। ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि यदि ये पौधा है, ये उसकी टिप है ना, इसकी डार्क साइड में ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन से क्या होता है? ग्रोथ होती है, और जैसे ही ग्रोथ होगी तो इस साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी, साइड में कम होगी, तो वो लाइट की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। उसी तरह आप एक गमले को ऐसे पौधा ले लो और उसको जमीन पे ना ऐसे रख देंगे। पहले रूट इसकी ऐसी थी, जैसे ही इसको लंबा कई समय तक रहेगा तो ये जड़ भी ऐसी जमीन की तरफ मुड़ जाएगी, यानी पॉजिटिव जियोट्रोफिक होती हैं रूट्स। क्या होती हैं? पॉजिटिव जियोट्रोफिक। इसी तरह मान लीजिए किसी गमले के अंदर हमने पौधा लगा दिया, यहां पानी डालते रहे हम, तो देखेंगे ना धीरे धीरे जड़ भी इसकी जहां पे वाटर अवेलेबल ना उस साइड में मुड़ जाएंगे। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक रूट्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी हैं, ध्यान देने की बात होती है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेनली बेसिकली ये है, ठीक है। अब देखते हैं, वीकली एसिडिक हार्मोन था, एक सेरेंडिपिटी टर्म आती है, बाय चांस डिस्कवरी। ऐसा नहीं है साइंटिस्टों ने को रिसर्च ही करनी थी, जैसे एटम बम बनाया था तो बाय चांस थोड़ी ना था, साइंटिस्टों ने बनाया था स्टडी करके। पर जैसे केकुल ने बेंजीन का फार्मूला ढूंढा, न्यूटन ने थर्ड ला दिया, ठीक है, एप्पल गिरा, जो भी स्टोरी बताते हैं, सेम ये बाय चांस डिस्कवर हुआ था भाई, एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया। इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, बाय चांस डिस्कवरी, बायोलॉजी में टर्म आती है। और चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे ने कौन से प्लांट के ऊपर स्टडी किया था? कैनरी ग्रास के ऊपर। उन्होंने बताया था कि भाई ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। दूसरा, ये बनता है ज्यादा टिप के अंदर और फिर नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका नाम होता है बेसिपेटल अरेंजमेंट, यानी बनता है, सिंथेसाइज होता है टिप रीजन के अंदर और फिर ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है नीचे की तरफ। रूट की टिप में ही बनता है, वो जाता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है इसकी, पर कम बनता है बहुत ज्यादा। और कोगल और स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन, वैसे तो जिस आदमी के अंदर विटामिन B3, जिसको निकोटिनामाइड वगैरह पेलेग्रा की बीमारी होती है ना जिस पेशेंट को, उसके यूरिन में ऑक्सीजन होता है। उसने 3 ढूंढे थे, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और हीट्रोक्सिन। जो रियल ऑक्सीजन है वो हीट्रोक्सिन होता है। नेचुरल जो रियल ऑक्सीजन है कौन सा है? वो हीट्रोक्सिन। ये देखो ध्यान से, ये थोड़ी थोड़ी टर्म है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी दूसरा है इसके अंदर ह्यूमन यूरिन, जिसको पेलेग्रा की बीमारी है, निकोटिनामाइड की कमी से होती है। विटामिन बी होता है एक तरह, विटामिन B3 B4 में काउंट करते हैं इसको, तो ये इसकी कमी से पेलेग्रा बीमारी होती है। और जिस पेशेंट में पेलेग्रा की बीमारी होती है उसके यूरिन में ऑक्सीजन मिलता है। इंडोलिक एसिटिक एसिड नेचुरल होता है भाई, ठीक है, इंडोलिक 3 एसिटिक एसिड यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन। नीट में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है? इंडोलिक एसिटिक एसिड। इसी कैटेगरी के इंडोल 3 एसिटोनिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। इंडो 3 ब्यूट्रिक एसिड जो है ना, ये नेचुरल भी है और आदमी ने भी सिंथेसाइज कर लिया, यानी IAA नेचुरल है और IBA नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। दूसरा एक होता है ऑक्सीजन प्रेसिक्यूसर्स। ऑक्सीजन बनता है किससे? ट्रिप्टोफन से। एक एमिनो एसिड होता है ट्रिप्टोफन, ऑक्सीजन किससे बनता है? ट्रिप्टोफन से, ये याद कर लेना भाई। नेक्स्ट है फ्री ऑक्सीजन, जो फ्रीली प्रेजेंट हो, इजीली सेपरेट हो जाए। अब जैसे बाउंड ऑक्सीजन वो होते हैं, जैसे इंडोलिक एसिटिक एसिड के साथ एस्पेरेटिक एसिड मिल गया, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड के साथ एलेनिन मिल गया, फिर इनको सोलवेंट की सहायता से हम अलग करते हैं। वो ऑक्सीजन जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं उसको फ्री ऑक्सीजन, और जो किसी के साथ अटैच हो
उसका नाम होता है बाउंड ऑक्सीजन। एक होता है एंटी ऑक्सीजन, PCIB, पैरा क्लोरोफिनोक्सी आइसोब्यूट्रिक एसिड। पैरा क्लोरोफिनोक्सी आइसोब्यूट्रिक एसिड का नाम होता है PCIB। और दूसरा होता है TIBA, टीबा 235 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ये दोनों ऑक्सीजन जब बनता है ना, ट्रांसपोर्ट होके जाता है, उसको रोक देते हैं ये। यानी इन दोनों का काम ऑक्सीजन की एक्टिविटी को रोकना है, इसलिए एंटी ऑक्सीजन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? एक तो क्या नाम है? PCIB, दूसरा टीबा। फुल फॉर्म रेयरली पूछी गई है पर याद करना, PCIB और टीबा दो ऐसे केमिकल हैं जिनको हम एंटी ऑक्सीजन कहते हैं। नेक्स्ट है भाई बेसिपेटल अरेंजमेंट होता है, टिप से बेस में जाना और नीचे से ऊपर की तरफ आना, एक्रोपिटल ये रूट में होता है। IBA नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। IAA इंडोलिक 3 एसिटिक एसिड वो कौन सा होता है? नेचुरल होता है। बायोएसे का मतलब सबूत क्या क्या है ना, क्या क्या काम किया? एविना कर्वेचर टेस्ट, यानी बंद कमरे में यदि मैंने यहां पर पौधा लगा दिया तो वो लाइट की तरफ मुड़ेगा, यदि टिप काट दी तो लाइट की तरफ नहीं मुड़ेगा। इस टेस्ट का नाम क्या होता है? एविना कर्वेचर टेस्ट। कितना डिग्री कवर करो बनी है तो ये हम देखते हैं इसमें। दूसरा, हमने बीज डाल दिए, बीज के ऊपर ऑक्सीजन छिड़क दिया तो बीज के अंदर रूट बननी शुरू होगी, यानी इट स्टिमुलेट रूट फॉर्मेशन बट इट इनहिबिट रूट ग्रोथ। रूट बनाने में हेल्प करता है पर रूट की ग्रोथ करवाने में ये इनहिबिशन का इफेक्ट करता है, यानी उनको ग्रोथ नहीं करने देता। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या क्या है? रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, सोल्यूट्स ज्यादा स्टोर कर देगा, छोटी सेल को क्या कर देगा? बड़ी कर देगा। ऑक्सीजन और गिबरलिन पार्थिनोकार्पी में यूज होते हैं, यानी जो सीडलेस फ्रूट बनाते हैं, जैसे पपीता में बीज कम होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज कम होने लगे, तो ये जो सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन जो होती है ना, उसको नाम होता है पार्थिनोकार्पी। और नेचुरल पार्थिनोकार्पी कौन से फ्रूट में होती है बताओ जरा? बनाना में। चीपेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, पोटासियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है ये। तो ऑक्सीजन और गिबरलिन पार्थिनोकार्पी करते हैं, नेचुरल पार्थिनोकार्पी होते हैं इसके अंदर। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? एग से बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा ऑर्गेनिज्म बन जाना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। जैसे मधुमक्खी के अंदर ड्रोन जो होता है ना, वो सिंपल एग से बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा ड्रोन बन जाता है। यानी ड्रोन एक ऐसा जीव है जिसकी मम्मी होती है, पापा नहीं होते। ड्रोन एक ऐसा जीव है जिसमें माइटोसिस डिविसिस जिनसे गैमेट बनते हैं, क्योंकि वो खुद ही एप्लोइड होता है। ड्रोन एक ऐसा जीव है जो अंडे से डायरेक्ट बना है बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है ना। और मधुमक्खी के पालने को बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? चलो, अब बताया मैंने ऑक्सीजन और साइटोकिनिन। ऑक्सीजन और साइटोकिनिन काम करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक जो बताई गई थी, एक सेल से बहुत सारे प्लांट बना देना, उसको प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। उसमें प्लांट और ये ऑक्सीजन और साइटोकिनिन काम करते हैं, ऑक्सीजन और गिबरलिन करते हैं पार्थिनोकार्पी में। अब प्राइमरी ग्रोथ हाइट बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ होती है पौधे की डायमीटर बढ़ना। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग होती है, उसकी एक्टिविटी की वजह से ही ग्रोथ होती है। एपिकल डोमिनेंस कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि बीच वाली टहनी लंबी होती है, साइड वाली टहनी छोटी होती है। जब बीच वाली टहनी के ऊपर से टिप काट देंगे तो साइड वाली टहनी लंबी हो जाएगी। अब टिप के ऊपर दोबारा जेल डाल दिया हमने ऑक्सीजन मिला के, तो फिर बीच वाली टहनी लंबी हो जाएगी। यानी बीच वाली टहनी सबसे लंबी होना एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। किसकी वजह से होता है? कौन सा केमिकल रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो ध्यान से, ट्रोफिक मूवमेंट डायरेक्शनल होती है, जियोट्रोफिक मूवमेंट, फोटोट्रोफिक मूवमेंट, थिग्मोट्रोफिक मूवमेंट। बिगिया तोरी की बेल होती है, उसमें से टेंड्रिल निकलता है, जहां पर उनको सपोर्ट मिल जाएगा ना, उसके चारों तरफ वो टेंड्रिल घूम जाएगा, यानी टच के प्रति सेंसिटिव नहीं है वो, उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोफिज्म। लाइट के प्रति हो तो फोटोट्रोफिज्म। जमीन की तरफ जड़ जाती है, स्टेम होता है नेगेटिव जियोट्रोफिक। पानी की तरफ जाए तो हाइड्रोट्रोफिज्म, ठीक है ना। ऐसे ही नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो ना, उसको नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नेस्टिक मूवमेंट। अब देखिए क्या होता है, गिबरलिक एसिड
कौन सा भाई? गिबरलिक एसिड। जो गिबरलिन होता है ना, ये मेल फ्लावर को इंड्यूस करता है, और ऑक्सिन साइटोकिनिन इथाइलिन ये फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करते हैं। जीएम याद रख लो, जनरल मैनेजर नहीं। गिबरलिक हमेशा मेलनेस को इंड्यूस करता है, और ऑक्सिन साइटोकिनिन इथाइलिन फीमेल को डेवलप करता है। एक और याद रख लो भाई, आजकल आपने देखा होगा जब गेहूं उगाते हो, आप फसल उगाते हो खेत में, उसमें बहुत सारे वीड्स हो जाते हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट। अब गेहूं क्या है? मोनोकोट है ना, उसके अंदर जो बथुआ वगैरह हो गया वो क्या हो गया? डाइकोट। तो ऐसा केमिकल छिड़क देते हैं, बेटा प्लीज ध्यान दें यहां पे, ऐसा केमिकल छिड़क देते हैं जिससे पौधे के जो फसल है गेहूं उसका नुकसान ना हो, पर जो उसके अंदर वीड्स हैं वो मर जाएं। ऐसे केमिकल का नाम होता है विडीसाइड्स। क्या नाम होता है? देखो इसके अंदर 2,4-D और 2,4,5-T। कौन कौन सा? 2,4-D 2,4,5-T। ये दो केमिकल ऐसे होते हैं विच रिमूव ब्रॉड लीव्स वीड्स। ब्रॉड लीव्स का मतलब चौड़े पत्ते वाले वीड्स को खत्म कर देते हैं, यानी डाइकोट को खत्म कर देते हैं, विदाउट हार्मिंग द मोनोकोट। पता लग गया? या क्रॉप को बिना हानि का पहुंचाए ही ये बथुए वगैरह जो इसके अंदर मोनोकोट फसल के अंदर यदि डाइकोट वीड्स है तो डालोगे 2,4-D 2,4,5-T। ये सिंथेटिक ऑक्सिन है जो आदमी ने बना रखे हैं, इनको हम विडीसाइड के रूप में यूज करते हैं। पर यदि उल्टा हो, मान लीजिए फसल हो डाइकोट की, सरसों उगा दी मान लीजिए आपने, उसमें कुछ वीड्स पैदा हो गए, उसको निकाल लेंगे तो उसका नाम होता है डेलपोन। क्या नाम होता है? 2,2-डाइक्लोरोप्रोपायोनिक एसिड। ये ग्रास को खत्म करती है, यानी मोनोकोट को खत्म करती है, ठीक है ना। और राक्षसी घास को क्या बोलते हैं? हमें बेम्बो बोलते हैं। बेम्बो बांस का जो पौधा होता है ना, वो साइनोडोन डेक्टिलोन जो दूब ग्रास होती है ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, एक्सेप्शन है वो। और ये विडीसाइड जो होती है ना, बिल्कुल कम अमाउंट जो साइंटिस्ट बताते हैं, और पार्टिकुलर टाइम पे ही हमें स्प्रेड करनी चाहिए, जिससे क्या हो गया? स्प्रे करना चाहिए, इससे वीड्स खत्म हो जाती हैं। ये जरूर ध्यान रखें, मोनोकोट फसल है उसमें डाइकोट वीड्स हैं तो 2,4-D 2,4,5-T डाल लो, और यदि डाइकोट फसल है, मोनोकोट वीड्स है, घास वगैरह ज्यादा उग गया तो उसके अंदर हमें डेलापोन। अब कई बार ना घास हो जाता है बहुत सारा छतों के ऊपर, तो स्प्रे डेलापोन करते हैं। डेलापोन डालते ही क्या हो जाएगा? 5-7 दिन के अंदर सारा घास पीला पड़ जाएगा, मर जाएगा, फिर उसके अंदर आग लगा दो, सारा घास खत्म। तो साइंटिस्ट टेक्निक को अपनाते हैं भाई। दूसरा मैंने बताया था गिबरलिक एसिड मेल फ्लावर को इंड्यूस करते हैं, ये बाकी पाइनएप्पल के अंदर फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करता है। अब आते हैं भाई गिबरलिन। मैंने बताया था जापान के अंदर 1800 में एक महामारी फैल गई कि चावल के खेतों में 1/3 फसल, बहुत लंबे लंबे पौधे हो गए, वो स्ट्राइल हो गए, उन पे बीज नहीं आए, और साइंटिस्ट हैरान हो गए भाई क्या हो गया। जब उनकी स्टडी करी गई, वैसे उस बीमारी का नाम था बैकेंड डिजीज, या इसको बोलते हैं फुली सीडलिंग, कि भाई ये पागल से हो गए, बीज बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इनकी स्टडी करी गई तो देखा गया, होरी और करसावा ने ढूंढा कि गिबरलिया फुजीकोराई नाम की एक फफूंदी होती है, एक फंगस होती है गिबरलिया फुजीकोराई, ठीक है ना। इसकी परफेक्ट स्टेज का नाम होता है फुसेरियम मोनोलिफोम। याद कर लो क्योंकि फंजाई में भी आता है। गिबरलिया फुजीकोराई नाम की फंगस जिसकी परफेक्ट स्टेज का नाम फुसेरियम मोनोलिफोम होता है, फुसेरियम मोनोलिफोम, उससे केमिकल बनता है गिबरलिक एसिड। आज तक इस फफूंदी से 15 गिबरलिन बना चुके हैं हम। ये फंगस पे जो राइस का पौधा था उसकी जड़ में ये फंगस लगी थी, और फंगस जड़ में थी तो उससे केमिकल बन गया गिबरलिक एसिड। इस गिबरलिक एसिड का खास इफेक्ट क्या होता है, जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं ना, उनको ये बहुत लंबा कर देता है। यानी जैसे ये देखो, ऐसे इस तरह पौधा ना, तो इसमें इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देता है। ये नोड होता है जहां पे लीफ निकले, और दो नोड के बीच की डिस्टेंस का नाम क्या हो गया? इंटरनोड। तो इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देता है। जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रोस्टी प्लांट। क्या नाम होता है? रोस्टी प्लांट वो होते हैं जो जेनेटिकली ड्वार्फ होते हैं, जो जेनेटिकली क्या होते हैं? ड्वार्फ होते हैं। और जेनेटिकली ड्वार्फ पौधे के अंदर जैसे अनबेन हो गया, कैबेज हो गया, उसके अंदर यदि हम गिबरलिक एसिड रख दें तो वो पौधा बहुत लंबा हो जाएगा,
इसका नाम होता है बोल्टिंग। बोल्टिंग कौन सा हार्मोन करता है, ये नीट में पूछा जाता है। गिबरलिन। ये क्या काम करता है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देता है। जेनेटिकली वो ड्वार्फ ही रहेगा। जेनेटिकली वो, मान लीजिए किसी के अंदर जीन स्मॉल टीटी है, बेशक उसको गिबरलिन डाल के लंबा पौधा हो गया वो, पर जेनेटिक्स में यूज करेंगे तो एज ए ड्वार्फ प्लांट ही यूज करेंगे, बड़ा टी नहीं हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात। ये काश ये केमिकल ह्यूमन के लिए भी होता, तो जिनकी हाइट कम थी नहा लो उसमें, शेड बोलो 2-3 इंच तुरंत बढ़ जाए, ठीक है ना, पर है नहीं। इसलिए यहां देखो, यानी जो बोने पौधे होते हैं उसको लंबा करता है ये। दूसरा, इसके अंदर गिबरलिक एसिड बनता है मिलोवेनिक एसिड से। किससे बनता है, मीवेलोनिक एसिड, जो एसिटाइल कोएंजाइम से ही बनता है, मीवेलोनिक एसिड। ऑक्सीजन किससे बनता था, ट्रिप्टोफन से। किससे बनता था, और ये गिबरलिक एसिड किससे बनता है, मीवेलोनिक एसिड, जो किसका मॉडिफाइड रूप है, कोएंजाइम ए का। और गिबरलिक एसिड का जो फार्मूला होता है, इसके अंदर गिबेन रिंग होती है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर का नाम होता है गिबेन रिंग। इसका मोलिकुलर फार्मूला C19H22 होता है। और आज तक लगभग 125 हम गिबरलिन बना चुके हैं। 15 तो केवल किससे बन गए थे, गिबरलिया फुजीकोराई। कौन सी बीमारी को करता है ये, बैकेन डिजीज, बकाने डिजीज बोल दो, पुलिस डिजीज बोल दो, ठीक है, वही नाम है। डोरमेंसी, यदि डोरमेंसीडो यानी जो इनेबिलिटी टू जर्मिनेट द सीड इवन व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर प्रेजेंट, तब भी नुग रहा हो, एब्सिसिक एसिड हो उसके अंदर, तो उसमें गिबरलिन में डुबो के रख दो, उग जाएगा। यानी डोरमेंसी को गिबरलिन क्या करता है, खत्म करता है, ओवरटेक करता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है, पर अनार के अंदर पार्थेनोकार्पी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अनार के हम बीज ही खाते हैं। लीची एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो जूसी होता है, उसके अंदर थर्ड इंटेगुमेंट होती है, उसको एरिल बोलते हैं, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। लीची इज ए ड्राई फ्रूट विच हैव जूस, विच हैव जूस। देखो ध्यान से, उसी तरह गिबरलिक एसिड किसको इंड्यूस करता है भाई, मेल फ्लावर को। और मैंने बताया था किसी पौधे को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, उसमें गिबरलिक छिड़क दो तो उसका अल्टरनेट है ये। या तो बच्चा कह देता मुझे सुबह सुबह भाई पराठे खाने हैं, या मम्मी कह दे 50 रुपए बाहर खा लिए, बच्चा दोनों में मान जाएगा ना। तो सेम पौधे की अंदर बात है, या तो उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो क्या छिड़क दो उसके ऊपर, गिबरलिक एसिड छिड़क दो। तो वर्नलाइजेशन का अल्टरनेट क्या है, गिबरलिक एसिड। अब आता है भाई, देखो ऑक्सीजन तो बनता है ट्रिप्टोफन से, गिबरलिक एसिड बनता है मिवेलोनिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से, साइटोकिनिन होता है नारियल के पानी में। इसमें होता है, इवन जो आप मक्की खाते हो ना, कई बार भुट्टा बोलते हैं, जीमेज, ठीक है ना, तो आप जब खाते हो उसमें से तो कच्ची खाओगे ना, आप इस स्वीट कॉर्न आती है अमेरिकन में, जैसे चबाते हो उसको कच्ची को, तो व्हाइट सा फ्लूइड निकलता है ना उसमें से वो, और नारियल के पानी में साइटोकिनिन होता है भाई। और एब्सिसिक एसिड में मिवेलोनिक एसिड होता है, प्रोजेंटोफिल का पिगमेंट होता है उसमें। यानी ये तीनों में से याद रख लो, ऑक्सीजन तो बनता है ट्रिप्टोफन से, गिबरलिक बनता है मिवेलोनिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से, एब्सिसिक एसिड बनता है मिवेलोनिक एसिड और जेंटोफिल से। तो साइटोकिनिन का सोर्स क्या होता है, नारियल और मक्की वगैरह जो होती है। अब आ जाओ भाई साइटोकिनिन, ये वास्तव में इनहिबिटर का भी काम करता है और स्टिमुलस का भी। इनहिबिटर का होता तो अकेला, तो हम इसको एब्सिसिक एसिड की कैटेगरी में गिनते। किसमें गिनते, एब्सिसिक एसिड की कैटेगरी में, ठीक है। अब यहां पे देखो साइटोकिनिन, ये मैं आपको कहानी बताता हूं क्या होता है भाई। एक बार साइंटिस्ट ने सोचा कि रिसर्च करते हैं, उसने 2-3 साल लगा दिए, टैबेको तंबाकू का पौधा लिया, और तंबाकू के पौधे का जो हम सेक्शन काटते हैं ना, जैसे सेक्शन काट दिया उसने, बीच वाले रीजन का नाम होता है पिथ, क्या नाम होता है इसका, ये ग्रोथ नहीं करती। साइंटिस्ट चाह रहे थे इसमें हम ग्रोथ करवाएं, कुछ ना कुछ करवा के। 2 साल लग गए, कुछ नहीं हुआ। एकदम साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो गया, उसने बोतल पकड़ी और अपने मीडिया के ऊपर फेंक के मारी, ना मैं नहीं करता ये एक्सपेरिमेंट, जा रहा हूं। और 15-10 दिन के लिए घूमने चला गया। जब घूम के वापिस आया ना, तो उसने देखा भी आज तो काम कर लेता हूं, क्योंकि गुस्सा तो एक बार आता है, आखिर में काम तो करना ही है। उसने देखा उसके अंदर ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रखी। उसने सोचा मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर उसने स्टडी किया,
तो एक मछली थी, हेरिंग मछली, उसके सप्रम का डीएनए रखा हुआ था उस बोतल में। उसने वो बोतल फोड़ी ना, तो वो केमिकल उसके ऊपर गिर गया, और केमिकल गिरते ही इस टबैको की पिथ के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। यानी तब उसने देखा एक हेरिंग स्पर्म के डीएनए के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो तब इसका नाम साइटोकिनिन दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो अब इसके अंदर सबसे पहला नाम था उसका काइनेटिन, 6-फुरफ्राइल एमिनोप्यूरिन बोलते हैं इसको, 6-फुरफ्राइल एमिनोप्यूरिन। ये नेचुरल में नहीं होता भाई, ये बनाया गया था, इट इज ए सिंथेटिक हार्मोन। फर्स्ट नेचुरल साइटोकिनिन जो बना था वो मेज प्लांट के अंदर से बना था, ठीक है, बाई लेथम ने बनाया था। इसका नाम था जीटिन, 6-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ट्रांस ब्यूटाइल एमिनोप्यूरिन। यानी पहला ढूंढा गया था कैनेटिन, पर पहला सिंथेसाइज कौन सा किया गया था नेचुरली? जीटिन। कौन सा किया गया था? जीटिन। और कहां से? एरिंग स्पर्म डीएनए, ये मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। अकेला ऑक्सीजन, अकेला जो होता है साइटोकिनिन रेयरली काम करता है, इसलिए ये किसके साथ मिलता है? हमेशा ऑक्सीजन के साथ पाया जाता है। ऑक्सीजन तो क्या करता है? सेल का साइज बढ़ा देता है, और साइटोकिनिन इसको डिवाइड करवा देता है। ऑक्सीजन का एग्जांपल तो ले लिया 2,4-D, और इसका एग्जांपल ले लिया बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन। यानी ऑक्सीजन तो सेल का साइज बढ़ाता है, साइटोकिनिन इसको डिवाइड कर देता है। 2,4-D तो होता है ऑक्सीजन, और ये BAP बाप जो दिखा रखा है ये कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। ये हार्मोन जो होता ना, ठीक है ना, मोस्टली रूट में बनता है, रूट की टिप के अंदर। ये कौन सा जाता है? एक्रोपिटल जाता है। जैसे बेसिपिटल होता है ऊपर से नीचे जाना, क्योंकि ये रूट में होता है तो नीचे से ऊपर जाएगा, एक्रोपिटल, ठीक है। और ये कोकोनट मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है भाई। कहां पाया जाता है ये? कोकोनट मिल्क के अंदर। अब देखो ध्यान से, टैबेको पिथ कल्चर पता लग गया बायो से। टैबेको की पिथ में बोतल फोड़ने से काम हो गया था। साइटोकाइनिन, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन और साइटोकिनिन यदि 50-50% लिया है तो नॉर्मल ग्रोथ होगी कैलस के अंदर। ऑक्सीजन ज्यादा लिया है, साइटोकिनिन कम लिया है, तो रूट पहले बनेगी। और 60% हमने ले लिया साइटोकिनिन, 40% ले लिया ऑक्सीजन, तो सूट बनेगा। तो इसकी अमाउंट को थोड़ा वेरी करते ही हम रूट और सूट को ग्रोथ करवा सकते हैं। यानी ऑक्सीजन से पहले क्या बनता है? ऑक्सीजन ज्यादा होने से रूट, क्योंकि रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन। और यदि साइटोकिनिन ज्यादा ले लिया तो क्या बनेगा? सूट बनेगा। एक होता है डिले ऑफ सेंसेंस, यानी बुढ़ापे को दूर करता है। एक गिलास में पानी ले लिया, एक में साइटोकिनिन, दोनों में पत्ते डाल दिए सेम एज के, तो हमने देखा कि पानी वाले तो 2-4 दिन में पत्ता गल गया, इसके अंदर 15-20 दिन लग गए गलने में। यानी डिले ऑफ सेंसेंस बुढ़ापे को ये दूर करता है। कैसे केमिकल भी होता है हमारे पास, अब तो टब में बैठे रहते हैं ना, कोई बूढ़ा होता ही नहीं, सुबह टब में बैठते घंटा, किसमें? साइटोकिनिन के अंदर। चलो मान लीजिए आदमी की स्किन के अंदर क्लोरोफिल होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज कि आपकी स्किन के अंदर क्लोरोफिल बन गया, तो आप क्या करते? इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख सकते हो आप। कोई बच्चा एसी में नहीं बैठता, ना ही बच्चा धूप में, मतलब पंखे नीचे बैठता, सब छत पे बैठे होते धूप में, एक बाल्टी पानी लेके पानी में डबोते, फोटोसिंथेसिस करते रहते बैठ के। कंपटीशन बिल्कुल खत्म, क्योंकि सभी को आखिर में क्या करना है? फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा दिन में खुल जाते, रात को बंद हो जाते, ठीक है ना। तो ये जितना कंपटीशन आप तैयारी कर रहे हो सारा खत्म था। तालाब के नीचे, तालाब के पास में, नहरों के पास, नदियों के पास बैठे रहते आप। आज इतना कर लिया ना, कोई कपड़ों पे खर्च होना था, है ना, बैठे रहते सारे फोटोसिंथेसिस, आज इतना कर लिया, जोड़ने में लगे रहते लोग, इतने फ्रूट लगे। चलो नेक्स्ट देखिए भाई, वही बताया मैंने, गिबरलिक एसिड इंड्यूस मेल फ्लावर, बाकी सारे क्या करते हैं? फीमेल फ्लावर। एकमात्र हार्मोन है इसके अंदर, प्लीज दो पॉइंट है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, इथाइलिन हार्मोन। ये गैसियस हार्मोन होता है भाई, एसिटिलीन गैस होती है। ये ना क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं, वो फ्रूट जो रात 2-3 रात में ही, मतलब आज कई फ्रूट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए चिक्कू लेके आए आप, आज खा लिया तो ठीक है, नहीं तो रात को क्या हो जाएंगे सारे?
बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे, अगले दिन बिल्कुल खराब हो जाएंगे वो। ऐसे फ्रूट जिनका रेस्पिरेशन रेट पकने के बाद एकदम से कई गुना बढ़ जाता है, जल्दी पक जाते हैं, उनका नाम होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग की दुकान होती है कि जो पीतल के चीजों के ऊपर या लोहे की वेल्डिंग करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेके उसमें से कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, अरे गैस बनती है एसिटिलीन, और उससे वो वेल्डिंग कर देते हैं। उसकी जो राख बचती है ना कैल्शियम कार्बाइड की, उसको एक कागज में लपेट के और सेब रखो कच्चे, और उसकी में एक पुड़िया सी बना के रख दो, सुबह तक सारे का सारे सेब पके हुए मिलेंगे। उसको पानी में डाल दो, और जो कच्चे सेब हैं, कच्चे आम हैं, कच्चे केले हैं, उनको डाल के एक बार बाहर रख दो, 2 घंटे के अंदर केले पक जाते हैं। पर दिक्कत क्या होती है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है पकाने का, ये आर्टिफिशियल है, उससे कैंसर होता है। इसलिए जितने भी आम होते हैं ना जो ज्यादा पके होते हैं उसके व्हाइट व्हाइट लगा होता है, जरूर वाश कर लेना, वो कार्सिनोजन है। कैल्शियम कार्बाइड होता है, एसिटिलीन गैस निकलती है, वो उसको पका देता है। पहले बर्फ में रख दिया करते ताकि लंबे समय तक चल जाए, धीरे धीरे पके। अब क्या है, मान लीजिए सेब कश्मीर से चले और केरला तक जाने में हवाई जहाज से थोड़ी ना जाएंगे वो, ठीक है, ट्रक से जाएंगे तो लगभग उनको 5 से 6 दिन लग जाते हैं, 10 दिन भी लग गए मान लीजिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगता है उसमें सेब खराब ना हो इसलिए कच्चे तोड़ जाते हैं वहां से। तो फिर पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको इथाइलिन गैस डालते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर डालते हैं, जिससे वो सारे सारे पक जाते हैं भाई। ये भी एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है। और क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो एकदम से रेस्पिरेशन में पड़ जाए, उनको पकाने में हेल्प करते हैं, फ्रूट को राइपनिंग में हेल्प करते हैं। सेक्स एक्सप्रेशन, ओक्जिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन फीमेल फ्लावर यूज करते हैं, और गिबरलिक एसिड किसको क्या करता है भाई, मेल फ्लावर। यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, कॉमन कंपाउंड यूज फॉर ऑब्टेनिंग इथाइलिन, इथोपन यूज करते हैं भाई, जिससे 2 क्लोरो इथाइल फोस्फोनिक एसिड, ये केमिकल यूज किया जाता है बनाने के लिए इथाइलिन। अब ये तो थे ग्रोथ हार्मोन। अब है सबसे उल्टा जो काम करता है एब्सिसिक एसिड, इसको डोरमिन भी कहते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और ये बनता है मिवेलोनिक एसिड जेंथोफिल से। अब इसके अंदर देख लीजिए भाई, ये एब्सिशन करता है प्रीमेच्योर फॉलन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, यानी पत्ते को और फ्रूट को प्रीमेच्योर गिरा देना किसका काम होता है, एब्सिसिक एसिड का है। ये बनता किसके द्वारा है, मिवेलोनिक एसिड और जेंथोफिल, ठीक है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं जी। ये पौधे को जीवित रहने के लिए जरूरी है। सर्दियों में आपने देखा होगा सहतूत के पत्ते सारे गिर जाते हैं, क्योंकि ज्यादा सर्दी लगी तो वो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे उसके, और उनके अंदर खाना स्टोर हो जाता है, और वो पत्ते झाड़ देता है अपने, यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गया। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई दोबारा वो बर्ड उगने लग जाते हैं, ठीक है ना, और नए पत्ते दोबारा आ जाते हैं। तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं कि स्ट्रेस जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो पौधे में स्ट्रेस बन जाती है, तो ये हार्मोन उसको बचा के रखता है। नेक्स्ट है सकारिफिकेशन, छोटा सा बीज के अंदर छेद कर दो ताकि उसमें पानी घुस जाए, उग जाए, सी डोरमेंसी खत्म हो जाए। इंपैक्टेशन होता है जो जर्क मूवमेंट, तेज झटके से हिला देना उनको ताकि बीज आपस में टकरा जाए और उनका छिलका में दरार आ जाए, टूट जाए वो। दूसरा मैंने बताया क्यूसेंस, व्हेन फेवरेबल कंडीशन नॉट प्रेजेंट, क्यूसेंस और जब फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट हो तब भी नहीं होगे तो क्या बोलेंगे, डोरमेंसी। और शॉर्ट डे, अब तुम बताओ दिन छोटे कब होते हैं, सर्दियों में या गर्मियों में, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रात। तो जिन पौधों में सर्दियों में फूल आते हो ना उनको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, सुगर केन, राइस, जिनका सर्दियों में क्या है फूल आना शुरू हो जाए उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। लॉन्ग डे क्या हो गए, अच्छा शॉर्ट डे का दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्ग नाइट। शॉर्ट डे का दूसरा नाम क्या हो गया, लॉन्ग डे का दूसरा नाम है शॉर्ट नाइट। यानी गर्मियों में जिसका फूल आ जाए क्या बोलेंगे इसको, लॉन्ग डे प्लांट। और जो ऐसे फ्लावर जिनका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता हो उसका नाम होता है डे न्यूट्रल, क्या बोलेंगे इसको। बस ये एक्सपेरिमेंट देख लेना भैया, बुक में दे रखा है। 12 घंटे का तो दिन दिया हमने, उस फाइटोट्रोन एक आर्टिफिशियल मीडियम देने वाला इंस्ट्रूमेंट बना रखा ना साइंटिस्टों ने, हमने 12 घंटे तो लाइट दी और 12 घंटे नाइट दिया। तो शॉर्ट डे में तो फूल आ गए, लॉन्ग डे में फूल नहीं आए।
लॉन्ग डे में फूल, ये है लॉन्ग डे प्लांट। ये कौन सा है? शॉर्ट डे प्लांट। 12 घंटे का दिन हो, 12 घंटे की रात हो, तो शॉर्ट डे में तो फूल आ जाते हैं, लॉन्ग डे में फूल नहीं आते। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो क्या किया उसने। जब 12 घंटे की रात थी ना, उसमें 6 घंटे के बाद कुछ समय के लिए व्हाइट लाइट ऑन कर दी। 12 घंटे की रात को डिस्टर्ब कर दिया साइंटिस्ट ने, 6 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए व्हाइट लाइट ऑन कर दी। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है मैं तो भाई 8 घंटे सोता हूं। यदि आपने 4 घंटे के बाद उठा दिया ना बच्चे को, तो सोआ जो 4 घंटे सोया है ना, उसको मना कर देगा, मैं तो नहीं सो पाया भाई, मेरी नींद आ रही है मुझे। तो क्या हो जाएगा? 12 और 6 कितने हो गए? 18 घंटे। तो 18 घंटे का दिन गिना जाएगा। अब 18 घंटे दिन हो गया तो लंबा दिन हो गया ना, लॉन्ग डे हो गया ना। तो क्या हो जाएगा भाई? लॉन्ग डे में तो फूल आ जाएंगे, शॉर्ट डे में फूल नहीं आए। फिर क्या किया उसने? व्हाइट लाइट की बजाय 6 घंटे, रात को 4 घंटे होने के बाद, मतलब 6 घंटे होने के बाद रेड लाइट दे दी। इसमें भी वही हुआ कि लॉन्ग डे में तो फूल आ गए, शॉर्ट डे में फूल नहीं आए। अब एक बात बताता हूं आपको मैं। मान लीजिए आप किसी बच्चे को एक तो पीट देते हो, वो बुरा मानेगा आपको, फिर आप उसको 10 रुपए दे देते हो, फिर खुश हो जाएगा। आपने पहले किया, आखिरी चीज क्या याद रखेगा जो लास्ट में हुई है? पहले आपने उसको पिटाई कर दी, सिर में मार दिया उसको, क्या होगा? नाराज होगा ना वो। फिर आपने 10 रुपए दे दिए उसी टाइम, फिर क्या याद रखेगा वो? खुश हो जाएगा वो। फिर आपने एक लगा दिया, फिर 10 रुपए दे दिए, फिर लगा दिया, आखिर में मान लीजिए आपने 10 रुपए दिए ना, तो बच्चा खुश रहेगा। आखिर में आपने यदि उसको पिटाई करी है तो नाराज रहेगा आपसे। सेम पौधा है यहाँ पे। हमने क्या किया? व्हाइट लाइट और रेड लाइट का तो इफेक्ट सेम है। जो इंफ्रारेड दी ना, इंफ्रारेड दी, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें शॉर्ट डे में तो फूल आ जाते हैं, लॉन्ग डे में फूल नहीं आते। अब उसने क्या किया? एक बार रेड दे दी, एक बार इंफ्रारेड दे दी, तो आखिरी वाली याद रहेगा। अब इंफ्रारेड से इसमें तो फूल आ गए जैसे पहले में थे, इसमें फूल नहीं आए। अब रेड दे दी, इंफ्रारेड दे दी, फिर रेड दे दी, तो आखिरी वाला याद रखेगा। तो रेड वाला रिजल्ट ही आएगा, इसमें फूल नहीं आएंगे और इसमें फूल आ जाएंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको एक बार पढ़ के देखना, क्या स्टडी होती है इससे वो देखना, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था, लीफ के ऊपर एक केमिकल होता है फाइटोक्रोम, स्टिमुलस लेते हैं लाइट का, और इसी की वजह से देखो क्या होता है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट वर्नलिन। उसी तरह फूलाना एक हार्मोन बनता है फ्लोरिजन, क्या बोलते हैं? फ्लोरिजन। जब हम धूप में ले जाते हैं तो केमिकल बनता हुआ फ्लोरिजन एक पार्टिकुलर सीजन में, तो फ्लोरिजन हार्मोन पूरे प्लांट में जाएगा और फ्लावर इंड्यूस कर देगा वो, ठीक है ना। ये बताया था मैंने आपको। वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया? फाइटोट्रोन, ठीक है। ये दिखा रखा कैसे टूटता अभी पत्ता अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे टूट के गिर जाता है। सबसे पहले तो देखो ध्यान से, जाइलम के अंदर, ये नीट में आया था, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना बेटा, तो जाइलम के अंदर टाइलोसिस बनते हैं। क्या बनते हैं? टाइलोसिस। और फ्लोइम के अंदर बनते हैं कैलोज। क्या बोलते हैं? कैलोज प्लग। जाइलम के अंदर तो बनते हैं, जब बुढ़ी लकड़ी हो जाती है ना तो टाइलोसिस बनेंगे, और फ्लोइम के अंदर बनेंगे कैलोज। दोनों में से एक क्वेश्चन नीट में आता ही आता हर बार। ओल्ड एज में पौधे में जाइलम में क्या बनते हैं? टाइलोसिस। फ्लोइम में क्या बनते हैं? जिससे उसका पानी, अब जाइलम पानी से, पानी नीचे से ऊपर पहुंचाता है, जब उसमें प्लग क्लोटिंग होगी टाइलोसिस की, तो वो क्या होगा? आगे का संपर्क इसमें क्या हो जाता है? टूट जाता है, और दो लेयर बन गई, एक तो सेपरेशन लेयर, एक प्रोटेक्टिंग लेयर। और जो सेपरेशन लेयर है ना, देखो ये तो होगी सेपरेशन लेयर, ये वाली, और ये बन गई प्रोटेक्टिंग लेयर। सेपरेशन लेयर का मतलब आगे से संपर्क टूट गया, ये हिस्सा डेड हो जाएगा। और ताकि यहाँ के टिश्यू में कोई इंफेक्शन ना हो टूटने से, ये टिश्यू डैमेज हो ना होने से बचाने के लिए, इनमें कोई पैथोजन इंटर ना करे, तो एक प्रोटेक्टिंग लेयर डेवलप हो जाती है नीचे वाली, और ये पत्ता और फ्रूट ऊपर से टूट के नीचे गिर जाते हैं। इसका नाम होता है एब्सिशन। कौन सा केमिकल करता है ये काम? है एब्सिसिक एसिड। बस कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था ये। ऑक्सीजन पता लग गया, एंटीऑक्सीजन, पीसीआईबी टिब्बा, ठीक है ना, 24D 245T विडिसाइड्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना।
उसी तरह फ्रूट को पकाने में कौन सा हार्मोन यूज करता है? इथाइलिन। राइपनिंग क्लाइमेट्रिक फ्रूट को। गिबरलिक एसिड कैसे स्टडी किया गया था? चावल के खेत में गिबरलिया फुजिकुराई नाम की फफूंदी लगी थी। फुसेरियम मोनलीफॉर्म उसकी परफेक्ट सेज थी। 15 गिबरलिक एसिड ढूंढ दिए। रोस्टी प्लांट जो बोने पौधे होते हैं उनको बोल्टिंग करता है, लंबा करता है। बोने पौधे को लंबा करना, इंटरनोड की लंबाई बढ़ा के क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? बोल्टिंग।